अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो डील हुई है, रिप्रोचमेंट हुई है, उसका तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में डेली बेसिस पे कवरेज हो रही है, बिकॉज इसको एक ग्लोबल गेम चेंजर इवेंट के तौर पे सामने लाया जा रहा है। और डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं इसी सिलसिले में नए नए इकदाम हो रहे हैं। मसलन बशार अल असद का रशिया पहुंचना और वहां पर ये बात होना कि टर्की और सीरिया के बीच में जो भी गलत फहमियां उनको दूर किया जाए। इसी तरह से जो ईरानियन मिनिस्टर हैं वो यूएई पहुंचे, उन्होंने वहां पे दोस्ती की बातचीत की, हालांकि यूएई इससे पहले सऊदी अलाय हुआ करता था, उनके बीच में कोई ताल्लुकात नहीं थे। और इसी तरह से सऊदी के मिनिस्टर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो है ईरान के साथ ट्रेड डील्स शुरू करना चाह रहे हैं। तो इस सब चीजों का जो है वो इजराइल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और इजराइल जो कि लाइक अपने आप को इस वक्त बहुत ही कॉर्नर फील कर रहा है। तो इस सारी चीज का अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में, इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में इसका जायजा लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यूज हम शेयर कर लेते हैं, जैसे कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया पहुंचे और उन्होंने रशियंस के साथ ये बात की है कि लाइक प्रिंस फैसल वहां पे गए। उन्होंने बोला कि हम जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग है उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन हम हासिल करना चाहते हैं। और इट्स जस्ट लाइक जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है उसके बिल्कुल एंटी ये बात है, बिकॉज यूएस और उसके एलाइज तो ये कह रहे हैं कि हम हर सूरत में जो है रशिया को एक मिलिट्री डिफीट देंगे, उसको सबक सिखाएंगे जो कुछ उसने यूक्रेन में किया उसके सिलसिले में। लेकिन यहाँ से सऊदी प्रिंस का वहां जाना और उसका ये कहना कि हम पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो सामने लाना चाहते हैं और इसमें हम हर तरह की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल एक एंटी लाइक यूएस किस्म का बयान है। इसी तरह से अलेक्जेंडर नोवक जो कि डेप्यूटी पीएम है रशिया के, उन्होंने भी कुछ दिन पहले रियाद का दौरा किया था। उन्होंने जो सऊदी प्रिंस से मुलाकात की अब्दुल अजीज बिन सलमान से, और उन्होंने कहा कि हम ऑयल और गैस इंडस्ट्री में जो है आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, और जो मार्केट स्टेबिलिटी है और बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है जिसके तहत जो ऑयल प्राइसेस हैं वो तय पाई जाती हैं, उस सब में हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जिससे पता चलता है कि जो रोल इससे पहले यूएस जो है वो प्ले करता था, क्योंकि यूएस के साथ बैठकर और उसके साथ नेगोशिएट करके ये तमाम मामला इससे पहले तय पाए जाते थे, वो सब रोल जो है वो खुद सऊदी जो है वो चल करके रशिया जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बैठकर हम इन चीजों का फैसले करते हैं और मामला को तय करते हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग चेंज। इसी तरह से ट्यूनीसिया के जो एक पीएम है सईद, उन्होंने बोला कि सीरिया के साथ जो हमारी डिप्लोमेटिक टाइज इस वक्त खराब हुए हुए थे उनको हम रिस्टोर करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि सीरिया जो कि बिल्कुल कॉर्नर हुआ था इस वक्त, जब से अरब स्प्रिंग हुई है, तो ना मिडिल ईस्ट के लोग उसके साथ कोई कारोबार कर रहे थे, ना दुनिया के लोग उसके साथ कोई बातचीत कर रहे थे, वो बिल्कुल आइसोलेट हुआ था। तो अब सीरिया का रशिया जाना और गल्फ के और तमाम अरब कंट्रीज का एक एक करके उसके तरफ हाथ बढ़ाना, दैट मीन्स के ये सीरिया की आइसोलेशन भी इस वक्त खत्म होगी। तो इससे ये जो है लाइक ना सिर्फ इन ममालिक का बल्कि एक पूरे जो मिडिल ईस्ट के खत्ते के अंदर जो एक जंग की और एक दुश्मनी की जो फजा है वो सारी की सारी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ईरान ने ये बोला है कि आज ही बोला कि जो हुतीज हैं जो कि उनके एलाइज हैं, शिया एलाइज हैं यमन के अंदर जिनको वो वेपन्स पहले दे गए थे, उन्होंने बोला कि हमने कर लिया कि अब हम मजीद उनको आर्म नहीं देंगे, वेपन्स नहीं देंगे, और ये डील उनकी सऊदी अरब के साथ तय पाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको रिपोर्ट किया। तो लिहाजा ये अब आपको थोड़ा सा मैं इस मैप पे भी ले जा करके ये थोड़ा सा रिवाइज हम करते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। ये जब से खमैनी की गवर्नमेंट आई थी यहाँ पर,
ईरान के अंदर, तब से सऊदी और ईरान के बीच में एक दुश्मनी किस्म की चल रही थी, और इस दुश्मनी और आपस के इस खौफ और थ्रेट की वजह से इन दोनों ने जो है अपने अपने धड़ों को मजबूत किया, बिकॉज सऊदी को ईरान से थ्रेट रहती थी और ईरान को डेफिनेटली सऊदी से थ्रेट रहती थी कि ये जो सारे शिया ममालिक हैं ये इसको इनगल्फ कर लेंगे, और जो सारी सुन्नी ममालिक हैं, और जो ईरान है उसकी जो शिया पॉपुलेशन है और शिया की जो रेवोल्यूशन खमैनी लेकर आए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेवोल्यूशन थी, जिसका बहुत लोग इसको मतलब अच्छी नजर से देखते थे इवन सुन्नी वर्ल्ड में। तो सऊदीज को ये खदशा था कि ये रेवोल्यूशन जो है हमारे ममालिक में भी आ जाएगी और हमारे तख्ते जो है वो जो हमारे किंगडम्स है वो उलट जाएंगे। तो लिहाजा ये खौफ और थ्रेट जो है इसकी फिजा आपस में बढ़ती गई, और ये दोनों जो है अपने धड़ों को मजबूत करते गए, और इस मजबूत करने की वजह से उनके बीच में जो खलफ केशार है वो भी बढ़ता गया। फॉर इंस्टेंस जो ईरान है उसने अपनी शिया पॉपुलेशन जो इराक में थी, सीरिया में थी, यमन में थी, इन सब के साथ अलायंस किया और वहां पर अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको मजबूत से मजबूत करते गए। और इन दी एंड क्या हुआ कि जब अरब स्प्रिंग आई और ये तमाम ममालिक में जंगें छिड़ गई, तो जो ईरान है उसने इसका बहुत फायदा उठाया कि इराक में भी शिया जो एलिमेंट्स है उनको मजबूत किया, सीरिया में जो बशार अल असद वो भी शिया एलिमेंट है उनको बहुत मजबूत किया, और यमन के अंदर भी जो है हुतीस को उसने आर्म भी किया और बहुत उनकी मदद की। तो ये अरब स्प्रिंग के बाद ये जो इनकी आपस की दुश्मनी है ये बहुत यानी उभर करके सामने को आ गई। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अभी भी हर वक्त थ्रेट रहता था कि मिडिल ईस्ट में अब कोई नई जंग छिड़ जाएगी, अब कोई नया इश्यू शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अब इस रिप्रोचमेंट के बाद क्या हुआ कि ये सब अगर ये पूरा मिडिल ईस्ट एक पुरअमन खित्ता बन जाता है तो इससे इनकी अपनी प्रोग्रेस ही नहीं से होगी, बल्कि पूरा जो आलम इस्लाम इनके इर्द गिर्द है सबको एक प्रोग्रेस और सुकून और पीस जो है वो मिलेगा। और नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा यूएस और जो इजराइल है उनके दोनों, ये जो दोनों साथी हैं जिन्होंने इस बात का हमेशा फायदा उठाया कि मिडिल ईस्ट जो है वो आपस में मुल्क जो है वो की यूनिटी खत्म हो, बिकॉज जब तक ये यूनाइटेड रहे तब तक बिफोर द ईरान इराक वॉर तब तक तो यही हुआ कि वो हर कुछ सालों के बाद इसराइल के ऊपर हमला करते थे, कोई ना कोई वॉर होती थी, बिकॉज ये आपस में यूनाइटेड थे और ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि फलस्तीनियों के साथ इतना जुल्म उनके बिल्कुल करीब जो कि हो रहा है। मगर जब से ये इश्यू शुरू हुए, ये आपस की यूनिटी खत्म हुई इनकी और आपस की जंगों में ये मसरूफ हो गए, तब से इनका ध्यान जो है इसराइल की तरफ से हट गया और इनको लगा कि हम इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी तो हमें अपनी अपनी सर्वाइवल की हम जंगें हमें लड़नी पड़ेगी। तो आप देखो कि ये इनका इत्तेहाद और इनकी सुलह जो है सबसे ज्यादा इसराइल के लिए नुकसानदेह है क्योंकि उसके सर्वाइवल इसी बात पे बेस कर रहा था कि ये आपस में लड़ेंगे तो ये मुझसे इनका ध्यान हट जाएगा, और जब ये यूनाइट होंगे तो फिर फौरी तौर पे जब इनके बीच में यूनिटी और प्रोग्रेस और पीस होगा तो ये इनको ख्याल आएगा कि यार हमारे ये जो फलस्तीनी भाई हैं इनके साथ क्यों जुल्म हो रहे हैं, इनके साथ भी अब इंसाफ होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, और इसी चीज का जो है ये यमन की वॉर में आप देख रहे हो, सबसे पहले इनका आपस में सुलह करना, और यमन के जो हूतीस हैं उन्होंने 887 प्रिजनर्स को रिलीज करने का अभी आज ही कह दिया, कल बल्कि कहा है, क्योंकि एज ए स्टेप खैर सगाली का एक स्टेप है ये। और इसी तरह से लेबनान के इश्यू में भी इस चीज का बहुत असर पड़ेगा, बिकॉज ये जो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह लीडर जो हैं इन्होंने बोला है कि ये बहुत अच्छी मूव है, उन्होंने कहा कि ये इट्स वेरी गुड डेवलपमेंट, मगर उन्होंने कहा कि वी हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस के दिस विल नॉट कम एट आवर एक्सपेंस, यानी हमें जो है इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी ईरान और सऊदी की दोस्ती की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो कि ईरानियन एलाइज है हमें डिच करा दिया जाए या हमें कोई नुकसान पहुंचे। तो डेफिनेटली इनके भी इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, कोई ना कोई रिकंसिलिएशन इनके साथ भी की जाएगी। और लेबनान जो कि इन तमाम वजह की वजह से और इसराइल की मुदाखलत की वजह से भी काफी साल से डिस्टेबलाइज चल रहा है, वहां पे कोई वर्किंग गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त, तो उम्मीद है कि इस सब के बाद वहां पर भी यानी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी।
تو اب ہم اسرائیل کی طرف آتے ہیں کہ جو ان کے فارمر PM ہے بینٹ، انہوں نے یہ بولا کہ سعودی ایران ڈیل جو ہوئی ہے اس فیلئر آف اسرائیلی ایفرٹس ٹو بلڈ اینٹی تہران کولیشن، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ خامنہئی گورنمنٹ آئی ہے ان کے بیان بازی ہمیشہ ایران کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ پوری دنیا میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایران کو کس طرح ختم کیا جائے، ایران کے خلاف جو ہے ہمارے ساتھ مل کے کولیشن بناؤ، اور مطلب برملا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایون میں آپ کو یاد کراؤں کہ UN میں آج سے 10 سال پہلے نیتنیاہو نے جو تقریر کی تھی اس میں اس نے یہ اٹامک بام کی تصویر بنا کے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایران جو ہے یہ اٹامک بام بنا رہا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے پوری انسانیت کے لیے، اور مطلب یہ اس طرح سے اس نے مطلب ایک عجیب طریقے سے یعنی ایران کو پورٹری کیا، اور ایون ایران بھی سعودی عرب کو جو اور اس کے جو زائنسٹ ہیں صہیونی طاقت، اس کو ہمیشہ شیطان بزرگ اور اس طرح کے نیگیٹو القابات دیتا رہتا ہے، تو اس طرح سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 3 ہفتے پہلے نیتنیاہو نے دوبارہ سے یہ بات کہی کہ ہم ایران کے اوپر جو ہے ملٹری ایکشن کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ اس قسم کے بیانات آج پہلی دفعہ نہیں بلکہ یہ ان کا اکثر ہی یہ بیانات ہوتے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو this is the way Israel has been behaving۔ لیکن اس وقت سعودی ایران کی دوستی ہو جانا، اور جبکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم اکارڈز ہو گئے ہیں اور ہماری جو ہے وہ 2-3 مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تو ہم تو بڑے اچھے پوزیشن پہ آ گئے ہیں، وہ سب معاملات بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے، بیکاز وہ سب کچھ ہو رہا تھا اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کو آپس میں خوف کے ماحول میں یہ رہ رہے تھے، لیکن جب ان کا یہ خوف اور تھریٹ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز بھی شاید ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اسی چیز کو دنیا بھر کے نیوز پیپرز میں اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ فارن پالیسی میگزین میں انہوں نے ایک آرٹیکل نکالا ہے کہ سعودی ایرانین ڈیٹینٹ یعنی دوستی جو ہے وہ ویک اپ کال ہے امریکہ کے لیے، اور اس میں اس نے پوری ہسٹری جو ہے وہ بتائی ہے کہ جب سے US جو ہے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرا ہے تب سے انہوں نے مطلب فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جو پیس ٹاکس ہوتے تھے ان کو ہمیشہ US جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرتا تھا، اور مطلب اسی وجہ سے وہ معاملات کبھی ریزالو نہیں ہوئے، بیکاز نہ ہی اسرائیل چاہتا تھا اور نہ ہی US چاہتا تھا کہ یہ فلسطین کا معاملہ ریزالو ہو۔ تو اب جب کہ چائنا نے ایک لیڈرشپ رول سنبھال لیا ہے اور سعودی اور ایران کے بیچ میں دوستی کروا دی ہے، اسی طرح سے اس نے کچھ ہفتے پہلے کہا ہے کہ یوکرین کی وار کو ہم پیسفلی ریزالو کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہاں پر ایک امن کا ماحول بن جائے تو یہ لوگ کہیں کہ ہمیں پیلسٹینینز کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا چاہیے؟ تو یہ چیز جو ہے اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اسپیشلی اس وجہ سے کہ پچھلے 3-4 ہفتے سے آپ کو پتہ ہے نیتنیاہو گورنمنٹ کے خلاف اب بہت زیادہ پروٹیسٹ اسرائیل میں ہو رہے ہیں، بیکاز اس نے جوڈیشری میں جو چینجز لانے کی کوشش کی تھی اس کے خلاف بہت زیادہ، اور نہ صرف یہ چند ہفتوں کی بات ہے بلکہ پچھلے 4-5 سال سے ہی اسرائیل میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکی، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ 2-4 مہینے بعد اتر جاتی ہے، اور بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا وہ خود بھی شکار ہے، اور ان کی اس ڈی اسٹیبلائزیشن کا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم جو لوگ مڈل ایسٹ کو پرامن اور ایک یونائٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس مشن کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس چیز پہ ہمیں انشاءاللہ نظر رکھیں گے۔ تھینک یو۔